नमस्कार दोस्तों, आईएसपीसी जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज से बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा के लिए जो है टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आज जो हमारा पहला टेस्ट सीरीज है वह है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। ठीक है दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज जो होता है यह बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो आप लोग जो है यह टेस्ट सीरीज को ज़रूर बनाइएगा। और हम लोग का अब टारगेट है कि प्रत्येक दिन एक एक टेस्ट सीरीज यहाँ पर से बनाते चलेंगे। हम लोग का जो टाइमिंग होगा वह होगा 10 AM। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। 10 AM में जो है हम लोग प्रत्येक दिन एक एक टेस्ट को बनाएंगे। ओके, तो मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो ज्ञान बिंदु का हो, चाहे वो ईडुटेरिया का हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म का हो, यानी मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज होंगे दरोगा के लिए, हम लोग प्रत्येक टेस्ट सीरीज को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और वीडियो यदि पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है राज्य एवं संघ के मंत्री, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्यपाल। तो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में जो है वह विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। तो यह तीनों तो जो है वह अनुसूची 3 के तहत ही जो है वह पद जो है ग्रहण करते हैं यानी शपथ लेते हैं। जबकि राज्यपाल जो है, राज्यपाल का वर्णन आप देखेंगे कि भाग 6 में है। ठीक है, राज्यपाल का वर्णन भाग 6 में है। यह जो है अनुच्छेद 159 याद करेंगे, अनुच्छेद 159 के तहत जो है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ लेते हैं। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों में से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है? तो ऑप्शन में दिया गया है कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली या हड़प्पा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा से जो है 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है। यदि मैं कालीबंगा की बात करूं तो कालीबंगा से जो है दोस्तों, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है और नक्काशीदार ईंट भी जो है कालीबंगा से ही मिला है। यदि मैं बनावली का बात करूं तो बनावली से आप जानते होंगे कि यह जो है यहाँ से मिट्टी का हल मिला है। मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? तो वह बनावली से मिला है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, धौलावीरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मिथक नामक त्यौहार में से मिथक नामक त्यौहार जो है भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? मिथक नामक त्यौहार, तो मिथक नामक त्यौहार जो है दोस्तों यह है नगा का। ठीक है, किसका है? यह नगा का है। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति है जो है वह कौन सी है, तो जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार जो है भील जो है वह सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित है? पहला ऑप्शन है संविधान का दूसरा भाग जो है वह नागरिकता से है। बिल्कुल यह सही है। आपको मालूम होगा कि अनुच्छेद 5 से 11 जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है, यह दूसरे भाग में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है संविधान का 10वां भाग जो है वह सैन्य एवं छावनी क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए, संविधान का जो 10वां भाग है यह जो है आर्टिकल 241 क में इसका वर्णन किया गया है और इसमें जो है अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो दूसरा तो हमारा बी तो गलत है। फिर सी को देखेंगे, संविधान का 15वां भाग जो है यह आपात उपबंध से संबंधित है। तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि संविधान का जो 15वां भाग है वह अनुच्छेद 324 से 329 में इसका वर्णन किया गया है और इसमें जो है वह निर्वाचन से संबंधित है, ना कि आपात उपबंध से है। ठीक है, तो आप इसे देख लेंगे। जबकि आपात उपबंध की बात करेंगे तो यह जो है भाग 18 में है। ओके, तो यह तीसरा सी भी गलत है। फिर डी को देखेंगे तो संविधान का 20वां भाग यह निर्वाचन से संबंधित है। तो क्या यह सही है? तो संविधान का जो 20वां भाग है दोस्तों यह आर्टिकल 368 याद करेंगे, 368 के तहत जो है संविधान का 20वां भाग जो है दोस्तों यह जो है यह किससे संबंधित है? तो यह जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इस प्रकार हमारा डी भी गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर इसमें जो है एक युग्म सुमेलित कौन है? तो यह है ऑप्शन ए। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, दीवान ए मुस्तक राज, ठीक है, दीवान ए मुस्तक राज जो है नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए मुस्तकरात जो था वह एक जो है वह दान विभाग था। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यदि मैं बात करूं मोहम्मद बिन तुगलक का, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही की स्थापना किया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की यदि मैं बात करूं तो फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान और दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, और यदि मैं बलबन की बात करूं तो बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना किया था। तो इस प्रकार दीवान ए मुस्तकरात की स्थापना कौन किया था, तो वह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वह सही है। तो पहला देखेंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला हरियाणा में, कम लिंगानुपात जो है हरियाणा में पाया जाता है। यह बिल्कुल सही है, पहला तो हमारा कथन सही है। दूसरा कथन को देखेंगे, 6 वर्ष से कम शिशु आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम जो है वह हरियाणा राज्य में दर्ज की गई है। तो क्या यह सही है, तो यह जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक की यदि मैं बात करूंगा तो वह किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ना कि किया गया है केरल में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में यह 972 है और जबकि केरल में कितना है, 964 है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे देखेंगे फिर कूट में देखेंगे, दूसरा तो हमारा गलत हो जाएगा। तो यदि मैं सही उत्तर की बात करूंगा तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में दिया गया है 39वां संविधान संशोधन 1975, ठीक है, 38वां संविधान संशोधन 1975, 42वां संविधान संशोधन 1976 या 43वां संविधान संशोधन 1977। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 38वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। ठीक है, यदि मैं बात करूं 39वां संविधान संशोधन विधेयक का जो कि 1975 में हुआ था, तो इसमें जो है वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर के निर्वाचन विवादों को लेकर के जो है वह न्यायिक परीक्षण से जो है मुक्त रखा गया है इसको। ठीक है, और यदि मैं वही बात करूं 42वां संविधान संशोधन का, तो 42वां संविधान संशोधन के बारे में आपको मालूम होगा कि इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 38वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के तहत कौन सी शर्तें जो है वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए थे। चलिए तो यहाँ देखेंगे, ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद यानी रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं हैं। बिल्कुल यह तो कथन सही है। दूसरा कथन को देखेंगे, भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा। तो यह भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा देखेंगे, भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब के दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए। तो यह भी सही है। फिर चौथा देखेंगे, तो इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है, जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगा। तो यानी चौथा भी हमारा कथन सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी जो है वह सही है गांधी इरविन समझौते को लेकर के, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व जो है कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देखेंगे दिल्ली में। ठीक है, भारत में जो है सर्वाधिक सड़क घनत्व जो है वह दिल्ली में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव, तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है मुंबई, कोलकाता, फरीदाबाद या अजमेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है मुंबई में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं जिनके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक यानी एटीट्यूडनल समस्याएं। तो क्या यह सही है, तो यह बिल्कुल सही है। फिर देखेंगे, जवाबदेही का अभाव जो है यह भी सही है। लाल फीताशाही, यह भी सही है। नागरिकों का अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव, यानी यह भी सही है। यह चारों के कारण ही जो है वह प्रशासन जो है नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे जिनमें चारों होगा वही सही होगा।
तो उपर्युक्त में से सभी यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो पहला देखेंगे गीत गोविंद के लेखक जयदेव, यह तो जो है ये लक्ष्मण सेन के दरबार में ही रहते थे। लोकेश्वर शतक के रचयिता ब्रजदत्त, यहाँ पे ध्यान देंगे ब्रजदत्त, तो यह जो है इससे संबंधित नहीं है लक्ष्मण सेन के दरबार से। फिर पवनदूत के लेखक धोई भी इनसे संबंधित है, यानी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। और ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हलायुद्ध भी जो है यह लक्ष्मण सेन के ही दरबार में रहते थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकेश्वर शतक के रचयिता ब्रजदत्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है? तो ऑप्शन में दिया गया है महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। ठीक है, वर्तमान में जो है भारत के तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के मिल है। यदि आपसे पूछ लिया जाए जो कि प्रथम जो है सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो वह किया गया था 1854 में, 1854 ईस्वी में महाराष्ट्र यानी मुंबई में। ठीक है, बम्बई में जो है 1851 में जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 54 में जो है प्रथम जो है सूती वस्त्र मिल जो है स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो ऑप्शन में दिए गए हैं बी नरहरि राव, ए के चंदा, ए के रॉय और एस टेगनाथन। तो भारत के पहले जो है यानी प्रथम जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे वह थे बी नरहरि राव। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? यहाँ पे ध्यान देंगे लक्षण का बात कर रहा है, तो जैन धर्म में जो है कितने लक्षण बताए गए हैं? ऑप्शन में दिया गया है 3, 5, 7 या 10। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10। ठीक है, 10 जो है वह लक्षण बताए गए हैं। जबकि महाव्रत की बात करेंगे तो 5 जो है महाव्रत है। ठीक है, महाव्रत कितना है? तो महाव्रत जो है वह कितना है? 5 है। लक्षण कितने हैं? तो वह 10 है। नेक्स्ट प्रश्न है, खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समयावधि क्या थी? तो ऑप्शन में दिया गया है 1970 से 80, 1981 से 85, 1985 से 96 या 2000 से 2010। तो खेत क्रांति या फील्ड ऑपरेशन का तृतीय चरण का जो समय था वह कौन था? तो वह था, आप याद करेंगे, 1985 से 1996 के बीच। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के 90वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है? यानी पंचायती राज व्यवस्था जो है वह किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन में दिया गया है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और नागालैंड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। यहाँ जो है वह पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता है। ठीक है, तो और यदि मैं बात करूँगा यह जो है इसका जो पंचायती राज व्यवस्था की यदि मैं बात करूं तो पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन किया गया है वह 73वें संविधान संशोधन में किया गया है। ठीक है, यह भाग 9 में आता है। कितने में आता है? भाग 9 में आता है। और अनुसूची 11, ठीक है, अनुसूची 11 संविधान संशोधन जो है 73वें संविधान संशोधन, अनुसूची 11 और आर्टिकल 243, कितना? 243, आर्टिकल 243 का जो है अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये तो राज्य हो गया। और आप याद रखेंगे कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, वह है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में भी जो है वह पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती है, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था? तो ऑप्शन में दिया गया है जेबी कृपलानी, अनुसुईया बेन, विट्ठल भाई पटेल या राजकुमार शुक्ल। तो देखेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर जो आंदोलन हुआ था तो यह कब हुआ था? तो यह जो हुआ था 1918 में। याद रखेंगे कब हुआ था? 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें जो है गांधी जी जो है प्रथम बार भूख हड़ताल भी किए थे। यह भी आप याद रखेंगे। आपसे यदि पूछ लिया जाए कि गांधी जो है प्रथम भूख हड़ताल कौन से आंदोलन में किए थे, तो वह किए थे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। और इसमें जो है मेन सहयोग किए थे गांधी जी का, तो वह किए थे अनुसुईया बेन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, भारत की पहली तेल शोधन इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो यह कथन जो है, यह कथन तो बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कथन देखेंगे, स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला 1954 में मुंबई में स्थापित की गई थी। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा, वह सही हो जाएगा। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उपर्युक्त में से दोनों क्या हैं, वह सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रति वर्ष किस राज्य में किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है महाराष्ट्र में, गोवा में, उत्तर प्रदेश में या असम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गृह मंत्रालय यानी भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTG के रूप में मान्यता दी है? तो ऑप्शन में दिया गया है 55, 68, 72 या 75। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 75। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो है अभिलेख दिया गया है और दूसरे तरफ जो है संबंधित शासक दिया गया है। तो पहला में दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे एरण्य अभिलेख जो कि भानुगुप्त से है, बिल्कुल यह सही है। फिर देखेंगे मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त, यह भी सही सुमेलित है। फिर देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त, यह भी सही है। महरौली लौह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त प्रथम, तो क्या यह सही है? तो यह जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो ऑप्शन में दिया गया है धान, गेहूं, ज्वार या बाजरा। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वार। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, भारत की तीसरी। ठीक है, प्रथम की बात करेंगे तो प्रथम तो चावल हो जाएगा, दूसरा गेहूं हो जाएगा और तीसरा जो है वह ज्वार है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, इस हेतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तो क्या यह कथन सही है? बिल्कुल यह कथन जो है सही है। यहाँ पे देखेंगे वित्तीय आपातकाल की बात किया गया है, तो वित्तीय आपातकाल कितने में है, तो वह आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगता है, आप इसे भी याद रखेंगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं। तो क्या दूसरा कथन सही है? बिल्कुल दूसरा कथन में हमारा क्या है, वह सही है। यदि मैं राष्ट्रीय आपात की बात करूंगा तो राष्ट्रीय आपात का वर्णन जो है अनुच्छेद 352 में किया गया है। ठीक है, और यदि राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो राष्ट्रपति शासन जो किया गया है वह 356 के अंतर्गत किया गया है, आर्टिकल 356 में। तो हमारा दोनों कथन तो सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मराठाकालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहे जाते थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप देख लेंगे। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोतनिश। क्या कहे जाते थे? पोतनिश कहे जाते थे, जो कि शाही खजाने की आमदनी का देखरेख करते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है? तो जो है सर्वाधिक यदि मानसूनी वर्षा की बात करेगा, ठीक है ना, तो सर्वाधिक मानसूनी वर्षा जो है निम्नलिखित में से कोलकाता में सबसे ज़्यादा होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून जो है कहाँ मान्य होंगे? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे, तो यहाँ पर जो है संघ के सभी राज्यों पर लागू होंगे, बिल्कुल यह तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले आप ये जान लीजिए कि अनुच्छेद 352 होता क्या है। अनुच्छेद 352 होता है कि 2 या अधिक राज्य यदि कोई संकल्प पारित कर दे और संकल्प पारित करके जो है संसद को कानून बनाने के लिए बोले, तो जहाँ जिस स्टेट से यह पारित होगा उसी में जो है इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार पहला तो कथन हमारा गलत होगा। दूसरा कथन की बात करेंगे तो राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन तो की जा सकती है परंतु समाप्त नहीं, तो दूसरा भी हमारा गलत है। तीसरा है केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है, तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है?
यहाँ पे जो है खासी विद्रोह, रामोशी विद्रोह, रंपा विद्रोह या नील विद्रोह। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो है वह रंपा विद्रोह से संबंधित थे। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था तो आपको मालूम होगा, यह 1889 ईस्वी में, 79 ईस्वी में जो है यह कहाँ हुआ था तो यह आंध्र प्रदेश में हुआ था, रंपा विद्रोह। ठीक है। यदि मैं खासी विद्रोह की बात करूं तो खासी विद्रोह जो है 1833 में असम में हुआ था, और इसका नेतृत्व जो है खासी विद्रोह का वह किए थे तीरथ सिंह। ठीक है। रामोसी यदि मैं विद्रोह की बात करूं तो रामोसी विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था कहाँ, पश्चिमी घाट में हुआ था, और इसका भी नेतृत्व कौन किए थे तो इसका नेतृत्व जो है वह चीतर सिंह किए थे। यह 1822 से 29 में हुआ था। कब? 1822 से 29 के बीच में हुआ था। ठीक है। फिर देखेंगे नील विद्रोह। तो नील विद्रोह जो है वह 1854 से 62 में हुआ था, और नील विद्रोह जो है वह तीरथ सिंह के नेतृत्व में जो है तिरुत सिंह के नेतृत्व में किया गया था। और यह जो किया गया था ये कहाँ किया गया था तो यह बिहार में किया गया था, बिहार एवं बंगाल में। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, रंपा विद्रोह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो यह तो बहुत ही सिंपल सी प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पनामा नहर। ठीक है। पनामा नहर जो है वह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। यदि मैं डेविस की बात करूं तो डेविस जो है वह बेफिन की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और यदि मैं युकाटन चैनल का बात करूंगा तो युकाटन चैनल जो है यह मैक्सिको की खाड़ी को जो है वह जोड़ती है। ठीक है। और हडसन की यदि मैं हडसन की बात करूं तो हडसन जो है वह हडसन खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। और यह युकाटन चैनल जो है वह मैक्सिको की खाड़ी तथा कैरेबियन सागर को जोड़ती है। ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पनामा नहर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यानी 30 नंबर प्रश्न है, नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27। नक्षत्र की कुल कितनी संख्या है तो वह है 27। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। तो क्या यह कथन सही है? पहला कथन बिल्कुल सही होगा। दूसरा कथन देखते हैं। तो शासकीय प्रयोजनों हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा कथन हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? तो शल्य चिकित्सा का जो पितामह है वह कहा जाता है किनको? तो यह कहा जाता है सुश्रुत को। किनको कहा जाता है? सुश्रुत को जो है वह शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। यदि मैं चरक की बात करूंगा तो चरक जो है वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। बराह मिहिर की बात करूं तब बराह मिहिर जो थे वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। और सुश्रुत, नागा अर्जुन और चरक ये तीनों के तीनों जो थे वह किनके दरबार में थे? तो वह कनिष्क के दरबार में थे। तो आप इसे याद रखेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुश्रुत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन से एक सही हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, आप इसे देख लेंगे। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करती है, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की थी? तो यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह जो है औरंगजेब के शासनकाल में ही हो गया था भरतपुर की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो आम्र वर्षा केरल में, यह सही है। फूलों वाली बौछार कर्नाटक में, तो यह देखिए फूलों वाली बौछार भी जो होती है वह केरल में ही होती है। ठीक है। केरल इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। तो दूसरा ही हमारा सही उत्तर नहीं है। फिर देखेंगे काल वैसाखी पश्चिम बंगाल, यह सही है। लू जो है बिहार में, यह भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंगे को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन मंडल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज क्षेत्र के प्रशासक यानी उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? ठीक है। तो संघ राज क्षेत्र के जो प्रशासक यानी उपराज्यपाल होते हैं वह आर्टिकल 239 ख के तहत जो है वह अध्यादेश जारी करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड रिपन ने 1878 में
यहाँ पे ध्यान देंगे 1878 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगाया था। तो यह सही उत्तर होगा। तो पहला तो गलत हो जाएगा, यह लॉर्ड रिपन नहीं, यहाँ पे लॉर्ड लीटन होगा। ठीक है, तो पहला तुम्हारा गलत हो जाएगा। दूसरा है 1882 में लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। तो यहाँ लीटन नहीं, यहाँ पे रिपन होगा। ठीक है, तो दोनों क्या है हमारा गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किसाऊ बांध परियोजना जो है यह जो है टोंस नदी पर अवस्थित है। किस नदी पे है किसाऊ बांध परियोजना? तो यह टोंस नदी पे है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मुसलमान द्वारा बनाए जाने वाले किस त्योहार को, ठीक है, भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्योहार को मीठी ईद कहा जाता है? तो मीठी ईद जो है किसे कहा जाता है? तो मीठी ईद जो है यह ईद उल फितर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है, यह अनुच्छेद कौन सा है? ठीक है, भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि, तो इसका वर्णन जो किया गया है यह किया गया है अनुच्छेद 267 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1936 में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है कौन किए थे? तो इसकी अध्यक्षता जो है नेहरू जी किए थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड का भी स्थापना जो है लखनऊ अधिवेशन 1936 में ही किया गया था। ठीक है, यदि मैं बात करूं कराची अधिवेशन 1931 का, तो इसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। और फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का प्रस्ताव जो है यहीं पे पारित हुआ था, यानी कराची अधिवेशन 1931 में ही। और यदि मैं बात करूं लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं, और इसी में जो है पूर्ण स्वराज का जो है लक्ष्य रखा जाता है। ठीक है, और मद्रास अधिवेशन 1927 में हुआ था, तो इसके अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसके अध्यक्षता एम अंसारी करते हैं। और यहाँ पर जो है पूर्ण स्वाधीनता की जो है वह प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यहाँ पे जो है 1927 में पूर्ण स्वतंत्रता और 1929 में जो है पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे जो है 1931 में फंडामेंटल राइट का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इस प्रकार आप इसे याद रखेंगे। तो सही उत्तर तो हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1936। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? भारत का जो है सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सालसेट द्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन से कथन इसमें सही है? तो पहला देख लेते हैं। तो पहला दिया गया है, धन विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा धन विधेयक। नेक्स्ट है, धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। गलत है, जब ये धन विधेयक कोई भी पारित होगा, कोई भी विधेयक पारित होगा, यदि लोकसभा में पारित होता है तो उसके बाद फिर वो राज्यसभा में जाएगा, यदि राज्यसभा में पारित होगा तो वह लोकसभा में जाएगा। तो दूसरा तो हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है, धन विधेयक को राज्यसभा न तो संशोधित कर सकती है, न ही खारिज कर सकती है, और न ही संशोधन के लिए सिफारिश भी कर सकती है। तो संशोधन के लिए सिफारिश तो कर सकती है। ठीक है, तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। बिल्कुल यह सही है, क्योंकि धन विधेयक जब भी प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए वीटो का तो संबंध इससे है नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 4 देख लेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1 और 4 हमारा इसमें सही होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड का कब अंजाम जो है काकोरी जो डकैती कांड हुआ था वह कब हुआ था? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? काकोरी जो है ट्रेन एक्शन, अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, तो यह किया गया था 9 अगस्त 1925 में। यह जो है कहीं कहीं 8 अगस्त भी देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो पहला है, पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल यह सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से ला नीनो का उत्पत्ति होता है। तो दूसरा भी हमारा सही है। तीसरा देख लेते हैं, मौसम पर एल नीनो तथा ला नीनो का प्रभाव जो है ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है। तो यह भी हमारा सही है।
तो तीनों कथन हमारा सही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है। वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर है? तो इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, इसे आप 47 नंबर प्रश्न का उत्तर आप ही जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपर्युक्त उद्घोष जो है उद्घोषणा 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए यहाँ पे आप ऐसे ही पकड़ सकते हैं, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता कौन कहे थे? तो वह कहे थे सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए वर्षा स्तरीय बादल जो है यह उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सूची सुमेलित नहीं है? राग भैरवी जो है यह प्रातःकाल गाया जाता है, तो क्या यह सही है? तो पहला कथन तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखेंगे राग मल्हार यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है, यह भी सही है। राग हिंडोला शीत ऋतु में गाया जाता है, यह गलत हो जाएगा। राग हिंडोला जो है यह भी प्रातःकाल हो जाएगा। ठीक है, प्रातःकाल हो जाएगा, तो इसलिए पहला तीसरा तो हमारा कथन क्या हो जाएगा? वह गलत हो जाएगा। फिर राग भूपाली रात्रि के मध्यपहर में गाया जाता है, यह सही है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करती है या करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभि रज्जु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला देख लेते हैं। पहला कथन इसमें दिया गया है कि एसेटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसिड है। तो पहला ही कथन हमारा क्या है? गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका नाम जो है एथिल एसीटेट नहीं है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है एथेनोइक अम्ल है। ठीक, तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ही हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पहला ही गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसका उत्तर भी जो है आप 53 का भी उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कोशिका के रसधानी, ठीक है, कोशिका के रसधानी के चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं उसको? टोनोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर का पीएच कितना रहता है? तो मानव शरीर का जो पीएच रहता है वह रहता है, पीएच मान 7 से 7.8 के बीच रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे चाइल कहते हैं। पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। तो यह भी गलत हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के बिलाई द्वारा होता है। तो तीसरा कथन हमारा इसमें सही होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवल 3 सही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा कोयले का जलना जो है वह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो एक समान चाल को इसमें प्रदर्शित की बात करेंगे तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया है? चलिए इसमें ऑप्शन में हम देख लेते हैं, तो इसको जो है 5 भागों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो इसकी जांच के लिए किसको लाया जाता है? तो इसको लाया जाता है ऑटो एनालाइजर को। ठीक है, और ईसीजी की जांच जो है, ईसीजी जांच जो है वह हृदय की गति को जांच करता है, और ईईजी जो है यह मस्तिष्क की गतिविधियों को जांच करता है। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कथन एक जो है सभी प्रकार का दहन जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो क्या पहला कथन सही है? तो पहला कथन तो हमारा सही है। ठीक है, दूसरा कथन है, पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन है कि सभी प्रकार ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं है। सभी प्रकार की जो ऑक्सीकरण दहन जो है वह दहन अभिक्रिया नहीं है, तो यह भी सही है। पहला देखिए कथन में क्या था कि सभी प्रकार का दहन जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और दूसरा में था सभी प्रकार का ऑक्सीकरण जो है वह दहन अभिक्रिया नहीं होती है। तो दोनों कथन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 25 मीटर पर सेकेंड के चाल से चल रही 1500 केजी द्रव्यमान की कार ए उसी दिशा में 15 मीटर पर सेकेंड से चल रही 1000 ग्राम द्रव्यमान की एक अन्य कार बी से टकरा जाती है। ठीक है, टकराने के बाद कार ए का वेग जो है 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो टकराने के बाद बी का वेग क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 22.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप इसे निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक के आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है? ठीक है, तो इसमें क्या असर पड़ेगा? तो वह जो है इसमें कमी आ जाता है। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, घूम कोहरा यानी स्मॉग क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मॉग जो है कोहरा एवं धुआं का मिश्रण होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है? सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है, तो सबसे लघु तरंग दैर्घ्य किसका होगा? तो सबसे लघु जो तरंग दैर्घ्य हो जाएगा वह हो जाएगा जो है गामा किरण का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पौधा में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए जो है किस क्रिया का उपयोग होता है? तो इसमें उपयोग होता है विसरण क्रिया का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सधूम नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना, सधूम नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशतता कितनी होती है? ठीक है, नाइट्रिक अम्ल की प्रतिशतता जो है कितनी होती है? तो यह होती है 98%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र जो है वह नेत्र लेंस जो है दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? ठीक है, तो लेंस जब दुधिया तथा धुंधला हो जाए तो वह मोतियाबिंद कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? तो पहला देखेंगे कि इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, तो पहला तो कथन हमारा सही है। दूसरा है इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 500 किलोमीटर तक की है, दूसरा भी सही है। तीसरा है यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगी, बिल्कुल यह भी सही है। यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, ठीक है, यह गलत हो जाएगा क्योंकि यह जो है पूर्णतः स्वदेशी है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होगा? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है वह कॉकरोच तथा सिल्वर फिश में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है? तो देखेंगे इसमें से कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं, तो बिल्कुल पहला ही कथन हमारा क्या हो जाएगा? यह सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में न जोड़ने के कारण क्या हो सकते हैं? ठीक है, जब घरेलू विद्युत उपकरण जो है उसको श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो कारण क्या हो जाएगा कि स्विच बंद करने पर सभी उपकरण क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो पहला कथन तो हमारा सही है। बिजली की खपत अधिक होगी, ऐसा कोई बात नहीं होगा। पावर क्षमता बहुत अधिक होगी, यह भी गलत हो जाएगा। उच्च धारा के कारण उपकरण की क्षति होगी, यह भी गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन 1, डीएनए को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है, बिल्कुल कथन पहला तो सही है। दूसरा कथन देखते हैं, जीन को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। देखिए दूसरा तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 क्या है? असत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों के आयनन विभव को सही क्रम में दर्शाता है? ठीक है, तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? इसका सही क्रम हो जाएगा लिथियम, फिर बेरियम, लिथियम, बोरोन, बेरियम, कार्बन और नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन ए हमारा इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति यानी 1500 वाट अंकित है। इस हीटर का 10 घंटा उपयोग करने पर कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा जो है वह खपत होगी। ठीक है, तो इसको जब आप निकालेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो यह किस में होगा, तो यह हो जाएगा कवक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इक्वेनिल का उपयोग होता है। इक्वेनिल का उपयोग जो है किस चीज़ के लिए होता है, तो इसका उपयोग जो है वह अवसाद मिटाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 30 न्यूटन का बल 60 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा। ठीक है, तो इसमें जो है वस्तु का त्वरण जो होगा वह हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होती है। तो सर्वाधिक मिठास की यदि बात करेगा तो वह किस में हो जाएगा, यह हो जाएगा एलिटेम में। किस में हो जाएगा, एलिटेम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो है हॉकी महासंघ के अध्यक्ष की यदि मैं बात करूंगा तो वह इसमें से कोई नहीं होगा, यह होगा मोहम्मद तैयब इकराम। कौन होगा, तैयब इकराम, याद रखेंगे, तैयब इकराम। ओके, मोहम्मद तैयब इकराम, यह जो है अभी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं भारतीय यानी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष तो वह हैं दिलीप टर्की। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मैंगनीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है। तो मैंगनीज के उत्पादन की बात करेंगे तो उत्पादन में जो है वह मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है। तो जलगांव केला टैग दिया गया है वह महाराष्ट्र राज्य का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मनोज प्रभाकर को। ठीक है, मनोज प्रभाकर को जो है नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। तो दुनिया का जो है पहला कृत्रिम भ्रूण जो है किस देश ने तैयार किया है, तो इसको तैयार किया है इजराइल ने। किसने तैयार किया है, दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण जो है वह इजराइल ने तैयार किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब किसने जीता था। मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब जो है वह किसने जीता था, तो इसको जीता था आर्या बालपेकर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है। अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किसने किया है, तो इसको लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस देश को हराकर SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। तो यह किसको हराकर जीता है, तो यह जो है बांग्लादेश को हराकर के भारत ने जीता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दंतु योजना, ठीक है, पुण्यकोटि दंतु योजना को शुरू किया गया है। तो यह किया गया है कर्नाटक राज्य के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक व्हील पावर के लेखक कौन है। व्हील पावर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सोजर्ड मारिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन को हराकर भारत ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट प्रश्न है, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन थे। यह न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा ही खबर में रहा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद आरिफ खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है। यहाँ पे ध्यान देंगे 2022 में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रणवीर सिंह को। ठीक है, रणवीर सिंह को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया था अर्देम पटामाउटियन को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन्य संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा किया है? तो यह किसने किया है? तो यह किया गया है ईएसए के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 85वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूज़ है, तो आप इसे याद रखेंगे। इसका शुरुआत जो है 16 जनवरी 2021 से भारत में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसे आप देखेंगे 5वां जो है क्वाड सम्मेलन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया को चेंज कर दिया गया है, हाल ही में आप न्यूज़ आया है, जो इसको जो है स्थगित कर दिया गया और अब इसका जो सम्मेलन किया जाएगा वह किया जाएगा जापान में। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी जापान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित जो है कौन बना है? केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्षद्वीप। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है हम लोग 100 प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ठीक है, आपको इसमें कितने प्रश्न सही हुआ है या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।